हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री से संबंधित जो अभी सीरीज चल रहे हैं, इसी के अंतर्गत दोस्तों आज मौर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तथा कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका जो प्रमुख योगदान है, जो कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं, उन पर आज विशेष रूप से हम लोग गौर करेंगे। क्योंकि इनका जो केंद्रीय शासन थी, यानी उनकी जो राजधानी थी, वो पाटलिपुत्र बिहार में ही मौजूद थी। तो बिहार के संदर्भ में इस सेक्शन में जो कुछ भी देखेंगे, वस्तुतः वो पूरे मौर्य साम्राज्य में भी लागू होती है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो न सिर्फ बिहार के संदर्भ में होगी, बल्कि संपूर्ण भारत के संदर्भ में भी होगी। और थोड़ा इस पर आप फोकस करते हुए चलिएगा। इससे संबंधित संपूर्ण चीजें आज आपको मिलने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। ओके गाइस, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन की ओर हम लोग दृष्टि डालें तो उस समय का जो समाज था, इसके संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है, उसके दो प्रमुख स्रोत हैं। एक इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है, और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र जो चाणक्य या कौटिल्य की रचना है। तो इन दोनों स्रोतों से जो हमें सामाजिक वातावरण के संबंध में जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले चाणक्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक जीवन का क्या चित्रण है, उसे हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित है कि समाज चतुर्वर्णों पर ही आधारित था, जो परंपरा से चली आ रही थी, यानी वर्ण व्यवस्था ही समाज का आधार था। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो चार वर्ण थे, तो उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं। तो इस समय ब्राह्मणों के जो कर्तव्य थे, वे शिक्षक होते थे, पुरोहितगिरी का कार्य करते थे, यज्ञों का संचालन करते थे और वेदों का पाठ करते थे। ये मुख्य कार्य ब्राह्मणों के थे। तो इस समय मौर्यों के समय ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि भी दान में दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। याद रखिएगा, ये वर्ड ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। वैसी भूमि जिन पर कोई कर नहीं लगता था, राज्य की ओर से उपहार या पुरस्कार स्वरूप ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। यह कर मुक्त भूमि होती थी, जो ब्रह्मदेय भूमि होती थी। इसके पश्चात क्षत्रियों के लिए जो कर्तव्य वर्णित है, उनमें है राजकाज करना, प्रशासन चलाना और सैन्य वृत्ति यानी सैनिक योद्धा के रूप में शामिल होना। वैश्यों के लिए व्यापार, वाणिज्य और कृषि कर्म मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मौर्यों के काल में शूद्रों की स्थिति में देखने को मिलती है। चतुर्वर्णों में सबसे निम्न वर्ण शूद्रों की थी। वे सेवावृत्ति और शिल्पकारी के अलावा वैश्यों के सहायक के रूप में इस समय कार्य कर सकते थे। इसके साथ साथ स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य भी कर सकते थे, पशुपालन भी कर सकते थे, व्यापार वाणिज्य भी कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति इतिहास में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मौर्यों के समय शूद्रों को इतनी सुविधाएं प्रदान की गई थी, यानी शूद्रों का जीवन भी इस समय बहुत बेहतर था। अर्थशास्त्र में, जी हां, चाणक्य की जो कृति अर्थशास्त्र है, उनमें शूद्रों को आर्य कहा गया है। ध्यान रखिएगा, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य की रचना है। अर्थशास्त्र में ही सामाजिक जीवन में 15 मिश्रित जातियों के उल्लेख मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्रित जातियां 15 थी, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं। और इन जातियों की उत्पत्ति होती है सामाजिक जीवन में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप, ऐसा अर्थशास्त्र में वर्णित है। ठीक है, तो इन मिश्रित जातियों को क्या कहा जाता था? तो इन मिश्रित जातियों को अंतवासीन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अंतवासीन मिश्रित जातियों को कहा गया, जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। संभवतः आप में से कुछ लोगों को यह शब्द ना मालूम हो, अनुलोम और प्रतिलोम। तो मैं बता दूं, अनुलोम विवाह वैसे विवाह होते थे जो उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करते थे, तो यह होती थी अनुलोम विवाह। प्रतिलोम, अगर उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का कोई पुरुष आपस में वैवाहिक संबंध करते थे, तो यह प्रतिलोम विवाह मानी जाती थी। तो कुछ कंडीशन थे, इन्हें मान्यता थी समाज में, सभी के लिए सुलभ नहीं था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसी चीजें होती थी इस समय मौर्यों के समय में। तो यहां पर प्रथम 3 वर्णों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में द्विज की संज्ञा दी है। द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये ध्यान में रखिएगा, इन्हें द्विज कहा गया।
अर्थशास्त्र में भी। दोस्तों मेगास्थनीज एक विदेशी था, यूनानी था, उनका दृष्टिकोण यूरोपीय था। वे उसी दृष्टिकोण से भारतीय समाज को देख रहे थे, यानी कार्यों के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज में लोगों का वर्गीकरण किया है। कार्यों के आधार पर भारतीय समाज में 7 जातियों का जिक्र किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। उन्होंने पहला स्थान दिया है दार्शनिक को। जी हां, दार्शनिकों को उन्होंने पहला स्थान दिया है और दार्शनिकों की उन्होंने 2 श्रेणियां बताई है। एक ब्राह्मण जो यज्ञ की क्रियाओं को संचालित करते थे, समस्त संस्कार वे ही करवाते थे, अन्य धार्मिक कृत्यों में भी वो संलग्न थे, तो वैसे लोग ब्राह्मणों की श्रेणी में थे दार्शनिकों के अंतर्गत। और उन्हीं का जो दूसरा था वो श्रमण, जो सन्यासी और तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे, भ्रमणशील होते थे, तो उनको कहा गया श्रमण। इनके संदर्भ में कहा गया है कि आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता होते थे। इस समय ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे इस दृष्टिकोण से क्योंकि एकमात्र यही वर्ग के लोग थे जो अपनी जाति से बाहर जाकर वैवाहिक संबंध कायम कर सकते थे, साथ ही साथ अपने व्यवसायों को भी बदल सकते थे। यह अधिकार इस समय ब्राह्मणों को मिला हुआ था। मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ हैं और उनकी हत्या होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो सेनापति भी थे। तो एक ब्राह्मण सेनापति कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पर यह वर्णित है कि इस समय यह अनुमति थी, ब्राह्मणों को यह अधिकार था कि वे अपने व्यवसायों को भी बदल सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का व्यवसाय क्या था? शिक्षण का कार्य करना, धार्मिक कृत्यों को करना, यज्ञों को संचालित करना। लेकिन पुष्यमित्र शुंग इस समय सेना के सर्वोच्च अधिकारी सेनापति के पद पर आसीन है, यानी उस समय के समाज में ब्राह्मणों को यह विशेषाधिकार था कि वो अन्य व्यवसायों को भी अपना सकते थे। दूसरा वर्ग किसानों का वर्ग था। मौर्य समाज का सबसे बड़ा वर्ग ये किसानों का वर्ग था, क्योंकि किसानों के द्वारा जो कृषि कार्य संपादित होते थे उनसे राज्य को बड़े पैमाने पे आमदनी होती थी, राजस्व की प्राप्ति होती थी और किसानों से 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक कर वसूल किए जाते थे इस समय मौर्यों के काल में। तो एक महत्वपूर्ण वर्ग था जो दूसरा वर्ग किसानों का था। उनके अनुसार यानी मेगास्थनीज के अनुसार तीसरा वर्ग शिकारी अथवा पशुपालकों का था। चौथे वर्ग में शिल्पी और कारीगर थे। 5वें वर्ग में योद्धा अथवा सैनिक थे। 6ठे वर्ग में निरीक्षक और गुप्तचर थे और 7वां वर्ग जो राजा के निकटतम लोग होते थे, आमात्य या सभासद होते थे। तो कार्यों के आधार पर मेगास्थनीज ने समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। संभव है वो एक विदेशी थे और भारतीय समाज में वर्ण आधारित जो व्यवस्था थी उसे वो नहीं समझ सके थे, इसलिए उनका जो सामाजिक वर्गीकरण है वो कार्यों के आधार पर ही की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन दास प्रथा के संदर्भ में देखें तो सामाजिक जीवन में दास प्रथा मौजूद थी या नहीं थी। तो 2 सोर्स जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र और फिर दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि इस समय दास प्रथा थी और उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है जो भारत में मौजूद थे उस समय। किंतु मेगास्थनीज और जितने भी अन्य यूनानी लेखक हैं उन्होंने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। संभव है कि यूनान में या रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जिस प्रकार की दासों की व्यवस्था रही होगी वैसी कठोर व्यवस्था यहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए संभव है कि उन्हें यह नजर ही नहीं आया कि भारत में भी दास प्रथा मौजूद है। यहां दासों की स्थिति बेहतर थी यूरोप की तुलना में। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी। संयुक्त रूप से सभी लोग साथ साथ रहते थे। इस समय भी एकल विवाही होते थे, किंतु कुछ लोगों के साथ या कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग बहुविवाह भी करते थे, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मुख्य हैं। इस समय 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं। जो 8 प्रकार के विवाह उत्तर वैदिक काल में जिसका वर्णन हमें मिलता है वो यहां भी मौजूद है। जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनमें ब्रह्म विवाह, दैवी विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये जो 4 शुरुआती विवाह हैं ये धर्म संगत माने जाते थे। नेक्स्ट जो विवाह के 4 प्रकार हैं यानी असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह, इसे अधार्मिक माना जाता था। समाज में इसकी मान्यता नहीं थी, यद्यपि ऐसे विवाहों के उल्लेख हैं। दोस्तों कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में विवाह को एक समझौता बताया, इसे एक एग्रीमेंट उन्होंने बताया है और इसलिए यहां पर उन्होंने तलाक की सुविधा
स्त्रियों और पुरुषों दोनों को प्रदान की है। इसके अलावा इस समय सामाजिक जीवन में पुनर्विवाह यानी व्यक्ति दोबारा शादी कर सकते थे। साथ ही साथ नियोग प्रथा का भी इस समय प्रचलन था। नियोग प्रथा यानी एक स्त्री जब एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो यह प्रथा कहलाती थी नियोग प्रथा। तो ये दोनों चीजें मौजूद थी मौर्य समाज में, किंतु सती प्रथा का उल्लेख हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पुनर्विवाह और नियोग प्रथा इस समय होते थे, किंतु सती प्रथा इस समय आरंभ नहीं हुई थी। दोस्तों, किसी भी समाज में अगर स्त्रियों की चर्चा ना हो तो वो चर्चा अधूरी होती है। स्त्रियों के बिना समाज की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए मौर्यों के काल में महिलाओं की अवस्था कैसी थी, इसे देखना अनिवार्य है। दोस्तों, सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो मौर्यों के काल में महिलाओं की स्थिति कानूनी रूप से कुछ बेहतर हुई, किंतु उन पर अनेक पाबंदियां भी लाद दी गई थी। उन्हें इस समय पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला, तलाक देने का अधिकार मिला और संपत्ति संबंधी अधिकार भी मिले, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपने पति के इच्छा अनुसार कार्य करने को कहा गया। इस समय पर्दा प्रथा भी कठोरता से लागू की गई। इसलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी बेहतरी हुई, लेकिन उन पे कठोरता पूर्वक कुछ अन्य नियम कायदे कानून भी लाद दिए गए। दोस्तों, मौर्यकालीन समाज में गणिकाओं की संख्या अधिक थी और इन पर निगरानी रखने के लिए एक अलग से अधिकारी गणिका अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ एक अन्य अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है जो गणिकाओं पर नियंत्रण या निगरानी रखते थे, वे हैं राजपुरुष। इस समय जो वेश्याएं होती थी उन्हें कहा जाता था रूपा जीवा। ये याद रखिएगा, वेश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्यकालीन समाज में गणिकाओं की संख्या अधिक थी, इसलिए उन पर नियंत्रण रखने के लिए गणिका अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा राजपुरुष भी एक अन्य अधिकारी हैं। तो इस समय सामाजिक जीवन की मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मौर्यकालीन समाज में मिट्टी के जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन मृदभांडों का इस्तेमाल किया जाता था, वे कहलाते थे उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो सामाजिक जीवन के संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर अगर हम लोग दृष्टि डालें तो इस समय मौर्यों के समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था मौजूद थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की मौजूदगी इस समय हमें देखने को मिलती है। तो मौर्यों के समय में सरकार के नियंत्रण में भी कृषि की जाती थी। सरकारी भूमि पर जो कृषि कार्य होते थे वो सरकारी नियंत्रण में थे। इसके अलावा उद्योग धंधे भी सरकार के नियंत्रण में संपादित होते थे, यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की मौजूदगी यहां पर थी। और इस तरह से देखते हैं कि मौर्यों के समय मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था शानदार ढंग से कार्य कर रही थी। तो कृषि के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मौर्यों के समय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती थी। भूमि कर के रूप में उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक वसूल की जाती थी। कर नगद में भी और वस्तु के रूप में, दोनों रूपों में वसूल की जाती थी। ये व्यक्ति के ऊपर, ये किसानों के ऊपर निर्भर था कि वो किस रूप में देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर ना चुका पाता था, यानी ना वो नकद रूप में दे पाते थे ना वस्तु के रूप में दे पाते थे, तो उन्हें अपना कर देना ही होता था और वे श्रम के रूप में, वो सरकारी भूमि पर श्रम करते थे और इस तरह वे अपने हिस्से का कर चुकाते थे। यहां पर इस सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए कि कर ना चुका पाने वाले व्यक्ति को श्रम के रूप में अपना कर चुकाना पड़ता था। ये इस समय मौर्यों के शासन में ये बात लागू होती है। राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध भी किए जाते थे। जैसा कि मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के जो प्रांतपति थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील और उस पर बांध का निर्माण करवाया था। उद्देश्य सिंचाई का प्रबंध करना ही था। तो राज्य के द्वारा जो सिंचाई प्रबंध किए जाते थे और उनसे जो किसान सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते थे, उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जो सिंचाई कर कहलाती थी। तो मौर्यों के समय सिंचाई कर कितनी थी? वो 1/5 से 1/3 भाग तक सिंचाई कर भी वसूल की जाती थी। वैसे किसानों से जो सरकारी जलाशयों से, उन नहरों से जल लेते थे जो सरकार के द्वारा बनाई गई थी। वैसी भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, उनके अधिकार में थी, तो वैसी भूमि शीता भूमि कहलाती थी और वैसी भूमि की देखरेख करने वाले या उसके संरक्षक सीताध्यक्ष कहलाते थे। अर्थशास्त्र में इस भूमि से जो आय होती है उस आय को सीता कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सीता यहां पर सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली
आय को कहा गया है। यह सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस समय एक बात और देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति निःशुल्क श्रम करते थे, यानी जो वो श्रम कर रहे हैं, जो कार्य करें, बदले में उन्हें कोई रकम, कोई पैसे नहीं मिलते थे, ना उन्हें कोई वस्तु मिलती थी, तो ऐसे श्रम को कहा गया बेगार या निःशुल्क श्रम। और ऐसे श्रम के लिए विष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हमें मिलते हैं। तो इस समय बलि का उल्लेख एक धार्मिक कर के रूप में की गई है। साथ ही साथ भाग भूमि कर में राजा के हिस्से को कहा जाता था। इस समय क्षेत्रक भूस्वामी कहलाते थे। जो भूस्वामी भूमि जमीन के मालिक होते थे उन्हें क्षेत्रक कहा जाता था। काश्तकारों को, किसानों को इस समय उपवास कहा जाता था। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कृषि के संदर्भ में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था उसमें ये प्रमुख तथ्य हमें मिलते हैं। दोस्तों, मौर्यों की अर्थव्यवस्था में करों का यानी टैक्स का बहुत बड़ा योगदान था। कर चोरी करना या कर ना देना एक बड़ा अपराध माना जाता था और ऐसे अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। यहां तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मौर्यों के समय ब्राह्मणों से, बच्चों से और विकलांग लोगों से कर नहीं लिए जाते थे। दोस्तों, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की बात करूं तो मौर्यों के काल में उद्योग सरकार के नियंत्रण में भी स्थापित थे और स्वतंत्र रूप से भी लोग उद्योग धंधे कर रहे थे। उद्योगों की अपनी अपनी श्रेणियां थी। जो कारीगर थे वे अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे। इस समय श्रेणियों को गिल्ड भी कहा जाता था। याद रखिएगा, ये एक जैसे उद्यमियों का या एक जैसे कारीगरों का एक समूह होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के जो प्रधान होते थे, जो मुखिया होते थे, उनको ज्येष्ठक कहा जाता था। याद रखिएगा, श्रेणी का प्रधान वो ज्येष्ठक कहलाता था। और जो भी व्यक्ति इसमें व्यापार करना चाहते थे उनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। यानी हर व्यापारी को लाइसेंस लेना होता था व्यापार करने के लिए। मौर्यों के काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी फल फूल रहे थे। तो आंतरिक और विदेशी दोनों ही व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से किए जा रहे थे। देश के अंदर आंतरिक व्यापार स्थल मार्गों के अलावे नदियों के माध्यम से, विदेश व्यापार स्थल मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्गों से की जाती थी। जो बेहद महत्वपूर्ण राजमार्गों का उल्लेख मिलता है मौर्यों के काल में, तो वो राजमार्ग था जो पाटलिपुत्र राजधानी को पूर्व और पश्चिम दोनों डायरेक्शन से जोड़ती थी। बोर्ड पे आप ध्यान दें, पाटलिपुत्र ये जो राजधानी है, यहां से एक मार्ग पूर्व डायरेक्शन में ताम्रलिप्ति तक। मौर्यों के समय पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो गंगा नदी के मुहाने पर, जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी अपनी डेल्टा बनाती है, उसी मुहाने पर एक बंदरगाह था जिसका नाम है ताम्रलिप्ति। और यह मौर्यों के काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था। पूर्वी तट पर, ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर यह सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो यहां से एक स्थल मार्ग राजधानी पाटलिपुत्र और फिर पाटलिपुत्र से एक स्थल मार्ग ये तक्षशिला तक जाती थी। तो पाटलिपुत्र से पूर्व दिशा में और पाटलिपुत्र से पश्चिम उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में तक्षशिला तक ये मार्ग मौजूद था। ये सबसे प्रधान मार्ग मौर्यों के काल में था। कह सकते हैं कि बाद में शेरशाह सूरी के समय में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनी थी वो इसी मार्ग का अनुसरण था। तो ये जो मौर्यों का प्रधान मार्ग था और इसी से अन्य डायरेक्शन या अन्य दिशा में जाने वाले मार्ग भी उपमार्ग जिसे कह सकते वो जुड़े हुए थे। तो मौर्यों के समय में यह प्रधान मार्ग था, राजमार्ग था, और इनसे दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली, पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली मार्ग जुड़े हुए थे, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हैं। मौर्यों के समय पश्चिम भारत की ओर अगर देखी जाए तो यहां पर दो बंदरगाह हमें मिलते हैं। एक भरूच, जिसे भड़ौच भी कहा गया है, जिसे भृगु कच्छ भी कहा गया है। इसी बंदरगाह का नाम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में वेरी भी हमें मिलती है। तो यह एक प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बंदरगाह था मौर्यों के काल में पश्चिमी तट पर। ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी जहां आज मौजूद है, नर्मदा नदी का जो मुहाना है वहीं पर भरूच शहर बसे हुए हैं। तो प्राचीन काल में यह उस समय मौर्यों का पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, भरूच। एक दूसरा बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर मौजूद थे वो था सोपारा। आज मुंबई जहां पर अवस्थित है वहां निकट ही यह सोपारा नामक बंदरगाह मौजूद थे। तो ये पूर्वी और पश्चिमी डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, प्रमुख बंदरगाह मौर्यों के काल में मौजूद थे और इन बंदरगाहों के माध्यम से विदेश व्यापार संचालित किए जाते थे। तो मौर्यों के समय आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों
काफी चरम पर थी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। दोस्तों मौर्यों के काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी, निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी हुई थी तो मुद्रा भी प्रचलन में थी। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने दो प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया है, एक चांदी का और दूसरा तांबे का। एक तथ्य आप यहां पर ध्यान से समझें कि भारत में पहली बार जो मुद्रा का प्रचलन आरंभ होता है 600 BC, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जब आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के इस्तेमाल होने आरंभ हुए थे। यानी बेडोल आकार के सिक्के होते थे जिन पर कहीं एक ठप्पा लगा दी जाती थी और वही पंचमार्ग कहलाते थे। उनका कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता था, ना ही उस पर किसी प्रकार के लेख होते थे। वो बिल्कुल शुरुआती सिक्के थे, मुद्रा थी भारत की। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व में इस्तेमाल होनी प्रारंभ हो गई थी और ये मुख्यतः चांदी के होते थे, जो भी आहत सिक्के थे, चांदी के पश्चात तांबे के। तो मौर्यों के समय में भी ऐसे कोई नियमित सिक्के हमें नहीं मिलते जो राजाओं के द्वारा जारी किए गए हों। तो जो सिक्के मिलते हैं वो वस्तुतः आहत सिक्के ही हैं जो मौर्यों के समय प्रचलन में थे। जो पंचमार्ग सिक्के थे वही मौर्यों के काल में भी चल रहे थे। तो अर्थशास्त्र में जो वर्णित है सिक्कों के संदर्भ में, मुद्रा के संदर्भ में, जो चांदी की मुद्राएं थी उसके संबंध में अर्थशास्त्र में जो हमें नाम मिलते हैं, यानी चांदी की मुद्राओं के जो नाम मिलते हैं मौर्यकालीन, वो है पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। ये 4 सिक्के चांदी के थे। इसके अलावा 4 सिक्के तांबे के थे और इनके नाम है माशक, अर्धमाशक, काकनी और अर्धकाकनी। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, माशक, अर्धमाशक, काकनी, अर्धकाकनी। ये तांबे के सिक्के हैं अर्थशास्त्र के अनुसार और चांदी के सिक्के पन, अर्धपन और पाद और अष्टभाग। तो ये मुद्रा प्रणाली मौर्यों के समय में मौजूद थी। दोस्तों मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला के विषय में जो सबसे प्रमुख बातें हैं उस पर हम लोग ध्यान दें। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला की ओर दृष्टि डालें तो मौर्यों का राजप्रासाद, जी हाँ, मौर्यों का राजमहल वो अद्भुत था। उसके जो विवरण हमें मिलते हैं कला की चरम सीमा मानी गई है। उसके जो अवशेष मिले हैं, जो खंडहर मिले हैं, 80 स्तंभों वाला एक विशाल सभा भवन के भी अवशेष मिले हैं और ये अवशेष कुम्हरार पटना में मिले हैं, जो मौर्यकालीन राजप्रासाद के ही अवशेष माने गए हैं। इसके अलावा शैलकृत गुफाओं, यानी पर्वतों को, पहाड़ों को काटकर गुफा बनाना, पत्थरों के अंदर गुफा का निर्माण करना, यह सबसे पहले भारत में मौर्यों के द्वारा ही आरंभ किया गया है। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बड़ाबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में, आपको यह मालूम है, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए उन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये कला का एक स्वरूप है गुफाओं का निर्माण। इसके अलावा अशोक के काल में जो स्तंभ लेख जारी किए, जो एकाश्म स्तंभ बनाए गए, वे कला की चरम अवस्था को दर्शाते हैं। ये समस्त एकाश्म स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए गए हैं और उन पर बेहद चिकनी पॉलिश की गई है। ये आज भी लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात है कि उस जमाने में इतनी चिकनी पॉलिश कैसे की गई होगी। और ये पूरा स्तंभ एकाश्म स्तंभ है, कहीं भी इसमें ज्वाइंट नहीं है। इन स्तंभों की लंबाई 15 मीटर तक है। इन समस्त एकाश्म स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति बनी हुई है। मुख्यतः 4 प्रकार की आकृति, ध्यान रखिएगा, जितने भी स्तंभ शीर्ष हैं उन पर मुख्यतः 4 प्रकार की पशु आकृतियां हमें मिलती हैं। उनमें सिंह यानी शेर, अश्व यानी घोड़ा, वृषभ यानी बैल और हाथी, ये 4 मुख्य पशु हैं जो स्तंभ शीर्ष पर बनाए गए हैं अशोक के समय में। इसके अलावा पटना के दीदारगंज से यक्षी की एक प्रतिमा मिली है, बेहद खूबसूरत शानदार प्रतिमा। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जिन देशों में भारत महोत्सव का आयोजन अतीत में किया गया है वहां पर इस यक्षी या यक्षिणी की प्रतिमा की प्रतिकृति अवश्य भेजी गई है। यह बेहतरीन कला की एक प्रस्तुति है जो मौर्यों के काल में बनाई गई है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो ये जो यक्षी की प्रतिमा है इसे चामर ग्राहिणी यक्षी भी कहा जाता है। तो ये मिले कहां से है? दीदारगंज, ये पटना सिटी में, पटना साहिब है, वहां पर मौजूद है, वहां से ये मिली है यक्षी की प्रतिमा। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा हमें लोहानीपुर पटना से ही मिली है। ठीक है, तो मौर्य राजप्रासाद के संबंध में जो मैंने शुरू में कहा था कि मौर्यों के राजप्रासाद यानी महल के विषय में जो वर्णन मिलते हैं, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के लगभग 700 वर्षों के पश्चात गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में वे भारत आते हैं और उस समय तक ये महल
पाटलिपुत्र में मौजूद थी, क्योंकि फाहियान ने उसे देखा है और उन्होंने ये वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में कि यह प्रासाद मानवकृत नहीं बल्कि यह वर्ण देवताओं द्वारा निर्मित है। वो इतना भव्य और विशाल था कि फाहियान यह कहने के लिए मजबूर हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य यूनानी लेखक है जिनका नाम है एरियन। वे कहते हैं कि इस राजप्रासाद की शान शौकत का सामना ना तो सूसा कर सकता और ना एक बेतना। ये उनका उद्गार है इस महल की विशालता और भव्यता को देखने के पश्चात। दोस्तों, इस तरह आज के एपिसोड में हमने मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो फैक्ट्स हैं, उस पर हम लोगों ने आज ध्यान दिया। ये पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे अब छूटने नहीं पाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, ये सीरीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, दोस्तों के भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बात का ध्यान रखें, आप सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, तभी हमारे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।